इनकम टैक्स का सबसे पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट। यहां से हम इनकम टैक्स सीखना स्टार्ट करेंगे और इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे। बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा शुरू में आपका थ्योरी रहेगा क्योंकि बेस डेवलप करना है, कुछ चीजें आपको समझाना है, कुछ चीजें आपको सिखानी है। ठीक है, आओ सर देखते हैं क्या बोलता है। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर थ्रू एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। कल याद करो जब अपन डेमो पढ़ रहे थे तब कल मैंने आपको बताया था 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इनकम टैक्स जो टैक्स लेने का पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल। क्यों सर? क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में है सर, यूनियन लिस्ट में है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है? नो, स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है। ठीक है, तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर थ्रू एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन ऑल इनकम्स। जितनी भी आप इनकम कमाओगे, हर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लेने का अधिकार है, पावर है। एक्सेप्ट, ये बड़ी प्यारी सी चीज है, देखो, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर इनकम। तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे ले कौन रहा है टैक्स? स्टेट। स्टेट पर आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में टैक्स लेती है? लड़ाई हो जाएगी सर, तलवार निकल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती। सेंट्रल तो छोड़ के रखी, सेंट्रल बोलती है मैं तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगी, स्टेट बोलती है भाई मैं कौन सा लगा पाऊंगी, मैं भी नहीं लगाती। तो टैक्स तो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई ले ही नहीं रहा। कुछ चीजों को छोड़ दो, कुछ चीजें हम समझेंगे सीखेंगे समय पे, बट कोई आपसे पूछे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है तो बोलना नहीं सर, है ही नहीं, है ही नहीं, बात ही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स की। आ रही बात समझ? ध्यान दो, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। क्या क्या कंपोनेंट है देखो, द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें सर ये एक्ट आया 1961 और 1 अप्रैल 1962 से ये इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो 1961 का लॉ है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, काफी पुराना लॉ है, बहुत पुराना लॉ है। आप बोलोगे सर क्या ये लॉ दिन पे दिन चेंज होते जाएगा? यस, मैं आपको सिंपल एक चीज बोलता हूं, आप टैक्स की चोरी छोड़ दो, ये लॉ कम हो जाएगा। आप जितनी टैक्स की चोरी करोगे ये लॉ उतना बढ़ते जाएगा। हर दिन हर इंसान एक नए तरीके से इनकम कमाता है, हर दिन नए तरीके से वो टैक्स की चोरी करता है। सरकार बोलती है आप टैक्स की चोरी मतलब चोरी करना छोड़ दो, हम आपसे ये टैक्स लेना भी कम कर देंगे। सारी बात समझ? आज देखो ना सर, आप समझो 1961 में जब ये आया था तब किसी इंसान ने सोचा भी नहीं था कि जोमेटो स्विगी जैसी कुछ चीज होगी भी। 1961 में कौन सोचा था सर? आज चलो ठीक है प्रैक्टिकल है, फाइन, आज तो लोग कुछ भी सोच पा रहे हैं। सर 1961 में कोई नहीं सोचा था जोमेटो स्विगी। अब ये जोमेटो स्विगी की इनकम उस टाइम टैक्सेबल नहीं थी, फिर सरकार को बोले नहीं नहीं भैया, सरकार बोली हम चेंज करेंगे। सरकार ने जोमेटो स्विगी को भी कवर किया और बोला नहीं भैया तुमसे भी टैक्स लेंगे हम। तो आज बिजनेस और इनकम कमाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके। सर 1961 में कोई होम डिलीवरी थोड़ी करता था, पिज्जा था ही नहीं उस टाइम डोमिनोज। आज तो होम डिलीवरी हो रही ना पिज्जा की। तो आज आपके पास इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके। तो जैसे जैसे लोगों के इनकम्स बढ़ जाएंगे अलग अलग तरीके से, गवर्नमेंट बोलती है हम ये टैक्स को भी चेंज करते रहेंगे और चेंज कर करके हम लोगों से टैक्स लेते रहेंगे। आप नए नए तरीके से इनकम कमाओ, सरकार नए नए तरीके से टैक्स लगाएगी। आई बात समझ? आगे देखो सर, ये जो इनकम टैक्स है ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर वालों के ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, मेरे ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है। किसी को नहीं छोड़ी सरकार, किसी को नहीं। अगला देखो, इट कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। जब हम इनकम टैक्स पढ़ते तो अभी आप लोग छोटे हो, आप लोग छोटे हो तो अभी आप यही 2 चीजें पढ़ते हो। सर जब हम फाइनल में जाएंगे तो क्या हमें ये बाकी चीजें भी पढ़नी होगी? यस, जब आप फाइनल में जाओगे तो बची हुई चीजें भी पढ़ोगे। तो सर फाइनल में क्या इनकम टैक्स के सिर्फ ये 13 चैप्टर्स रहते? नो, सीए फाइनल में इनकम टैक्स के 48 चैप्टर्स। तब तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अभी आप लोगों का सिर्फ 13 चैप्टर्स है, अभी सिर्फ आप इन 2 चीजों पे फोकस करते और वो भी कम कम लिमिटेड। बट जब फाइनल में जाओगे तो ये चीज बहुत बढ़ती है। सर इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस। सर बस 298 ही है? ये बस नहीं है, ये बस नहीं है। मैं आपको बताता हूं,
बोलने के लिए ये 298 है, जब आप इसको गिनने जाओगे ना तो यह 800 सेक्शन है। सर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सेक्शन कुछ ऐसे हैं, एटीसी, सीसी, सीसीडी, सीसीएच, सीसीई, डी, डबल डीबी, फिर ई, डबल ए, डबल ई बी, फिर ऐसे करके सेक्शंस। तो ये काल्पनिक बात है कि इनकम टैक्स में 298 सेक्शन है। रियल में कभी कोई मुझसे पूछेगा तो इनकम टैक्स में 800 सेक्शन है, 800 सेक्शन। सर क्या पूरे हमें इंटर में पढ़ना है? नो, अभी आप छोटे हो, पूरे इंटर में नहीं पढ़ते हो, आप पूरे इंटर में नहीं पढ़ते हो, कम सेक्शंस पढ़ते हो, बाकी बचे हुए फाइनल में पढ़ते हो। सर अभी पूरे पढ़ा देंगे तो फाइनल में क्या पढ़ोगे? तो अभी लिमिटेड पढ़ते हो, फाइनल में पूरे कवर करते हो। तो एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, क्या सीए फाइनल तक पूरे सेक्शन कवर हो जाएंगे? हाँ पूरे, क्योंकि सर जिस दिन आप सीए फाइनल पढ़ लेते हो यू आर ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी बस तो नहीं है, पढ़ लिए, ज्ञान ले लिए, काम सीख लिए, आर्टिकलशिप हो गई, सब तो हो चुका है, बस साइनिंग अथॉरिटी बची है, बाकी सब हो चुका है। तो फाइनल तक पूरे कवर हो जाएंगे, अभी नहीं होंगे, अभी आप छोटे हो, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल्स होते हैं। सर ये शेड्यूल्स क्यों होते हैं? हाँ संडे को पार्टी, ओके सर जी, बिल्कुल सर, पक्का सर। आप लोग बता देना सर, बस सवेरे मत रखना, मेरी क्लासेस रहती है, बाकी किसी भी टाइम रख लो, चलेगा चलेगा। बाय बाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलो ध्यान दो सर। सर इनकम टैक्स में बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं। सर ये शेड्यूल क्यों होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर क्या होता है, जैसे आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगना है, ये डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह जो होते हैं वो अकाउंट्स में एक शेड्यूल में दिए हुए होते हैं। वैसे ही इनकम टैक्स बोलता है मेरा अपना शेड्यूल है, मैं अपने शेड्यूल में बताता हूं कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है, जैसे रिटर्न फाइल कैसे करना है, ठीक है, आप टैक्स कैसे पे करोगे, उसके अपने अपने शेड्यूल से, फॉर्म से, जिसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सर क्या हमें अभी ये सब करना है? नहीं, अभी आप छोटे हो, छोटे हो, फाइनल में जाओगे तो शेड्यूल्स की बातें होती है सर, अभी आप छोटे हो, अभी इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ते हो। अगला है इनकम टैक्स एक्ट रूल्स। अब इसको समझो ये क्या होता है, बात ध्यान से सुनना, समझना, एकदम मस्त बताता हूं, ध्यान से सुनो। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को वर्धमान सर को रिटर्न फाइल करना है। वर्धमान सर पढ़ लिए इनकम टैक्स एक्ट, उन्हें पता चल गया कि 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना है। अब दिक्कत ये है, मैं जब 31 जुलाई को बैठा रिटर्न फाइल करने, तो कैसे करूं? आपने तो बोला रिटर्न डाल दो, तो रिटर्न डालने तो बैठा हूं, पर कैसे? सर ये जो कैसे वर्ड रहे ना सर, ये इनकम टैक्स रूल बताता है। रूल में लिखा हुआ है कि आपको कैसे रिटर्न फाइल करना है। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ता है और रूल्स भी पढ़ता है? हाँ सर, हम स्टूडेंट लेवल पे रूल्स पढ़ते हैं? नो सर, हम रूल्स कब पढ़ेंगे? जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, प्रैक्टिस में जाओगे तब आपके पास क्लाइंट आएगा, तब आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तरीका, प्रोसीजर, किसी भी चीज का प्रोसीजर रूल्स में होता है। आ रहा है समझ, बैठा दिमाग में? तो इनकम टैक्स एक्ट अलग चीज है, रूल्स अलग चीज है। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स में लड़ाई हो जाए, एक ही बात को लेके दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करे? हाँ होता है ऐसा। तो सर जीतेगा कौन? एक्ट, एक्ट बड़ा होता है, बाप होता है। रूल्स को तो आप चेंज कर सकते हो, एक्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जो एक्ट में लिख दिया है वो पत्थर की लकीर है, मानना पड़ेगा। रूल्स आप चेंज कर लो। समझ आई बात? तो कभी कोई पूछे इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स क्या होते हैं, तो बोला एक्ट वो होता है जो हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, रूल्स वो होते हैं जो बताते हैं उस प्रोविजन को अप्लाई कैसे करना है। आपने बोला मेरी लॉटरी की इनकम पे 30% टैक्स, अच्छा कैसे निकालोगे? अब ये कैसे निकालना है ये रूल्स बताता है कि आपको टैक्स कैसे निकालना है। समझ आई बात? बेटा दिमाग में? तो कभी कोई पूछे एक्ट और रूल्स के बीच का डिफरेंस, तो बोलना है यार एक्ट में तो हम सेक्शन पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये बात बोलते हैं कि 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना है। अबे कैसे, कैसे वो रूल्स पे दिया रहता है? अरे समझ, बेटा दिमाग में? अब ध्यान दो सर, 295 section of the act empowers CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सर ये कौन है?
इनकम टैक्स के लिए सीबीडीटी होता है सर। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका काम होता है टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीजें निकालना, बताना, लोगों को क्लियर करना। लोगों को अगर कोई डाउट हो तो ये बताते हैं सर, इन लोग बनाते हैं रूल्स। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप लोग बिटकॉइन सुने हो? ठीक, बिटकॉइन पता है, सबको पता है, मार्केट में बिटकॉइन काफी चलता है सर। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब बहुत है। अब सीबीडीटी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया बिटकॉइन पे 30% टैक्स। तो एक आदमी बोला कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? मैं तो 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, 1000 रुपए मेरी इनकम हो गई, तो 1000 में 30% करूं कि 900 में 30% करूं? सीबीडीटी बोली ओ भैया 1000 पे 30% है। वो आदमी बोला मैं एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकता। सरकार बोली ना, आप एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। सीबीडीटी बताती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। आप लोग जब अपने क्लाइंट की फाइल लेके जाओगे, यहीं लेके जाओगे सर, सीबीडीटी के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इनकी ऑफिस देखना है तो वहां पर आकाशवाणी है, आकाशवाणी के जस्ट बाजू काली माता मंदिर है, उसके सामने मैदान है, ग्रास मेमोरियल, ग्रास मेमोरियल के जस्ट सामने में, जस्ट सामने सीबीडीटी का ऑफिस है। जिसका भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर रहता है, आपके क्लाइंट का मैटर कुछ भी रहा, आप यहीं जाओगे सर, सीबीडीटी में ही जाओगे सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? सर तो जीएसटी के लिए भी कोई होता है? हाँ, जीएसटी के लिए होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सर ये कहां पर है? यहीं पर है। हाँ, ये सामने में है सर। आप क्या बोलते हैं, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के जस्ट बाजू में सीबीआईसी के ऑफिस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम। रायपुर में जितना भी जीएसटी का काम, कस्टम का काम होता है, सब ये ऑफिस के थ्रू होता है। कल के दिन आपको नोटिस वगैरह आएगी तो आपको यहां जाना पड़ेगा सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अगला देखो, दिस रूल्स आर नोटिफाइड बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। सर इन लोग नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स निकालते हैं, और रूल्स निकाल के लोगों को समझाते हैं चीजें कि इसको आपको ऐसे करना है, ये काम आपको ऐसे करना है, इन द ऑफिशियल गेजेट। सर ऑफिशियल गेजेट क्या होता है? ऑफिशियल गेजेट मतलब जब सरकार अपनी वेबसाइट में कोई चीज पब्लिश करे या न्यूज़पेपर में कोई चीज दे दे, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल गेजेट। एक बार कोई भी चीज न्यूज़पेपर में दे दी गई ना, तो ये मान लिया जाता है कि पूरे इंडिया को वो बात पता है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये आपकी दिक्कत है, सरकार की दिक्कत नहीं है। सरकार बोलती है हमने न्यूज़पेपर में दिया, तू क्यों नहीं पढ़ा, तेरी गलती, तेरे को पढ़ना चाहिए था। ऑफिशियल गेजेट, समझ आई बात? आगे बढ़ते देखो, इसके बाद देखो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, इसको समझते हैं। पहले मेरे को आप बताओ सर्कुलर वर्ड का मतलब क्या समझते हो? क्योंकि सर्कुलर आप लोग भी सुने हो स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल पे बचपन में सुने सर्कुलर। क्या होता है सर्कुलर? एग्जैक्टली exactly. कैसे करते हैं टीचर सर्कुलर निकालने के लिए? मान लो अगर बच्चों को कल छुट्टी देना है, तो अब एक एक की क्लास जाके एक एक बच्चे को तो कान में नहीं बोलेंगे, तो क्या करते हैं उन लोग? सर जो ऑफिस होता है वहां पर एक बोर्ड होता है, बोर्ड के वहां पर क्या करते हैं, एक सर्कुलर चिपका देते हैं। आता जाता कोई भी आदमी क्या करता है, उस सर्कुलर को पढ़ता है। एक बार वो सर्कुलर लग गई, क्या ये मान लिया जाता है कि सब आदमी को पता चल गया है? यस, सर्कुलर। ऐसे ही सीबीडीटी भी सर्कुलर्स निकालती है सर, और लोगों को कई सारी चीजों के बारे में बताती है। अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे सर्कुलर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सर्कुलर पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे सर्कुलर निकलते हैं। नोटिफिकेशन क्या होता है यार? नोटिफिकेशन तो बोलो, आपके मोबाइल में भी नोटिफिकेशंस आती है, ये तो बता दो नालायकों। एग्जैक्टली exactly. कोई भी चेंजेस या अपडेट होते हैं तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू होते हैं। भाई नोटिफिकेशन आपको कब आती है? जब कोई आपको व्हाट्सएप या कहीं पर मैसेज करेगा, करेगा ही नहीं तो नोटिफिकेशन क्यों आएगी? ये भी वही बोलते हैं, हमें अगर कुछ टैक्स में चेंज करना होगा तो हम नोटिफिकेशन निकाल के चेंज करेंगे, अगर हमें चेंज नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। समझ आया नोटिफिकेशन का मतलब? हाँ, कोई चेंज लाए। जैसे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है। बिटकॉइन ना, गवर्नमेंट ने साल के बीच में अचानक से टैक्स लगाया था, बजट में पास नहीं हुआ था, साल के बीच में अचानक से सरकार ने टैक्स लगाया था बिटकॉइन पे। तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू आया था कि आज से और अभी से हम बोल रहे हैं कि बिटकॉइन पे टैक्स लगेगा।
समझ आया बेटा दिमाग में? सर्कुलर तो तब आती है जब बजट में आती है सर, चीजें पास होती है तब सर्कुलर निकालते हैं। कुछ चीजें बताना होता है, लोगों को कोई चीज से रिलेटेड क्लियर करना होता है, तब सर्कुलर है। नोटिफिकेशन तो तब है सर जब हमें कोई चीज अचानक से बताने की जरूरत पड़ गई है कि अरे भाई ये चीज ऐसी होती थी, अब इस पे ये होगा। एग्जाम्पल देता हूं सर, मैं आपको जीएसटी का बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है सर। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारने पे जीएसटी नहीं होता था, अब जानवरों को मारने पे जीएसटी है। सरकार ने ये चेंज किया, ये बजट में बताया सर्कुलर से कि जानवरों को मारने पे जीएसटी है। सरकार जब नया नया जीएसटी लाई थी तो धोखे से, गलती से राइस पे जीएसटी लगा दी थी। राइस पे जीएसटी लगाओगे तो लड़ाई हो जाएगी सर। आप बोलोगे सर क्यों? पूरा साउथ चावल खाता है, इडली सांभर डोसे पे जीएसटी की बातें कर रहे हो आप, मारपीट लड़ाई हो जाएगी सर। गवर्नमेंट ने तुरंत साल के बीचों बीच नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि राइस इज एग्जेम्प्ट, हम उस पर जीएसटी की बात नहीं करते। समझ आया दोनों वर्ड का डिफरेंस? अब समझ आया सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, देखो सर, तो सीबीडीटी टाइम टू टाइम ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है कि कैसे करना है, क्या करना है सर। इनकम टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, जितने भी अथॉरिटीज होते हैं उनको ये सर्कुलर मानना पड़ता है। आप एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस की बात पूछता हूं मैं आपसे, मैं अरम इंस्टीट्यूट में अगर कोई सर्कुलर निकालूंगा तो क्या चंदू दीदी को मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। क्यों? वो मेरे अंडर के स्टाफ है, मानना पड़ेगा। वही तो इन्होंने बोला सर, अगर सीबीडीटी कोई सर्कुलर निकालती है तो किसको मानना पड़ेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, इनकम टैक्स ऑफिसर को मानना पड़ेगा। अबे क्यों नहीं मानेगा? उन्हीं के अंडर तो काम कर रहा है, तू नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर मान लो, चलो वो तो मान लिया, क्या मेरे को भी मानना जरूरी है? नो, मेरे को नहीं मानना जरूरी है। मेरे को लगता है ये सर्कुलर गलत है, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा कि ये गलत सर्कुलर निकाले, पर प्रूव आपको करना पड़ेगा कि ये गलत सर्कुलर है। प्रूव कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगी सर्कुलर, नहीं प्रूव कर पाए तो वो सर्कुलर मानी जाएगी वैलिड है। समझ आया बेटा दिमाग में? पर ये जो सर्कुलर वगैरह होती है ना सर, ये सर्कुलर कभी कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं होती है सर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल बाप होते हैं सर, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। उन्हें मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। उन्हें मत बोलो कि क्या करना है नहीं करना है। उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं बोल सकता ये जज सुन तेरे को ये करना है, नहीं, वो जज है, वो जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है, आप उसे नहीं बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। समझ आई बात बेटा दिमाग में? क्लियर हुआ? अच्छा बता, इंडिया में क्या होता है पता है? मस्त वाली बात बताता हूँ। इंडिया में लोग क्या करते पता है? कोई सर्कुलर निकाली गवर्नमेंट, अब वो सर्कुलर मेरे अगेंस्ट है तो मैं कोर्ट में केस कर देता हूँ कि ये सर्कुलर गलत है, पागल है इन लोग। और अगर मान लो कोई सर्कुलर है जो मेरे फेवर की है तो मैं कोर्ट में क्या बोलता हूँ? नहीं नहीं, बहुत प्यारी सर्कुलर है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे राइस को एग्जेम्प्ट किए, मैं क्यों बीच में कुछ कहूं? मैं भी तो चावल खाता हूं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, मैं क्यों बीच में हूं? अरे समझ बेटा दिमाग में? अगला देखो, जुडिशियल डिसीजंस। सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी सुने हो? क्या लगता है सुने हो कभी इनकी बात? सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे ट्रिब्यूनल है। ना ना ना, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स के सेंस में ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल कौन होता है सर? ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, नाम इसका ये, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर क्या हमारे लिए ये सब काम का है? सर अभी जस्ट नॉलेज के लिए, फाइनल में ये सब पढ़ते हो सर, इंटर में ये सब का रिलेवेंस नहीं होता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अथॉरिटी होती है तो इसकी हायरार्की कैसे चलती है पता है? पहला है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट बाप है सर, फिर हाई कोर्ट, फिर होता है ITAT, फिर उसके नीचे होता है CIT, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, CIT, ये भी बाप, हाँ हाँ इन लोग रहते हैं ना CIT के और नीचे जाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर रहता है सर। आप लोग जो टकराते हो ना अपनी आम जिंदगी में, वो इस आदमी से टकराते हो, फिर आपकी बात जब इससे नहीं बन पाती ना तो आप इसके पास चल जाते हो, कमिश्नर के पास,
कि ये आप ही का आदमी पागल है, कुछ भी बोलता है। बताओ कौन सही है, वो सही कि मैं सही? आप इसके पास जाते हो, फिर ये भी आपकी बात ना माने तो ये तो कमिश्नर है, अब कमिश्नर लेवल से तो आप लग नहीं पाओगे, तो आप चले जाते हो ट्रिब्यूनल के पास। फिर ट्रिब्यूनल से अगर आप बात से सहमत नहीं होते हो तो फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसी कहानियां चलती है सब। अब समझो एक छोटी सी बात, यहां से एक आदमी यहां तक पहुंच रहा है, क्या लगता है एक दिन में पहुंच जाएगा डिसीजंस? नहीं, जन्मों लगते हैं, सालों लगते हैं कोर्ट का एक डिसीजन आने में, सालों लग जाते हैं। इसीलिए लोग कोर्ट कचहरी नहीं पसंद करते। लोग बोलते हैं यहां से आदमी यहां तक पहुंचेगा, 15-20 साल तो वैसे ही गए, लिख के ले लो 15-20 साल गए। तो कोई आदमी बोलता है नहीं भैया मैं दिमाग ही नहीं लगाता, 15-20 साल मेरी जिंदगी का निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तब तक इनकम का क्या करूंगा? अरे समझ, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं जब तक एकदम अति ना हो जाए। समझ आया? अगला सुनो ये वर्ड, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इसको समझना जरूरी है सर, आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी है। सर अभी पार्लियामेंट में बिल पास होने वाला है, बजट आएगा ना, सुनियो जुलाई में बजट आ रहा है सर। तो ये जो जुलाई में बजट आ रहा है, ये बजट में जब निर्मला सीतारमन टैक्स से रिलेटेड कुछ बात करेगी तो उसको बोला जाता है फाइनेंस एक्ट, उसको बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। सर क्या ये हर साल बदलता है? यस सर। इस बार कौन सा फाइनेंस एक्ट होगा? 2024 होगा सर इस बार। तो सर पिछली बार 2023 था, हाँ जी पिछली बार 2023 था, इस बार 2024 होगा। सर अगले साल 2025, हाँ सर। हर साल टैक्स में चेंज आएंगे, हर साल फाइनेंस एक्ट पास होगा सर। सर ये पास कैसे होता है सर? कभी सुने हो राज्यसभा, लोकसभा, ये सब सुने हो? पहले कोई भी बिल लोकसभा में पास होता है, लोकसभा के बाद वो बिल राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में वो बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करता है उसको, और प्रेसिडेंट साइन करने के बाद वो मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, याद रखना वो बिल पास नहीं होता। आप मेरी बात हल्के में ले रहे हो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अगर प्रेसिडेंट नहीं साइन करेगा ना किसी चीज पे, तो वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। भले ही निर्मला सीतारमन जो बोलना है बोल ले, घंटा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जो बोल रहे हैं बोल ले, निर्मला सीतारमन बोल ले, कुछ भी कोई भी बोल ले, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा कुछ नहीं होगा, एक पत्ता नहीं हिलेगा सर। आपको क्या लगता है ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से साइन एक दिन में हो जाता है? आपको पता है ना ये बजट कब आता है? 1 फरवरी को। ठीक, 1 फेब को बजट आया। आपको क्या लगता है लोकसभा राज्यसभा में उसी दिन लड़ाई हो जाती है? नहीं, अबे उस दिन तो वो बोलती है, बोलने के बाद सबको सर्कुलेट होता है बजट, फिर सब लोग अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं उस बजट पे, फिर उसके बाद बहस होती है कि भाई वो ओपिनियन दी, ये ओपिनियन दिया, मेरे को सही लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट साइन, क्या लगता है कब तक पास हो जाता है? कब तक प्रेसिडेंट साइन कर देता है बताओ भाई? कभी तो साइन करता होगा। अरे साइन तो करेगा ना वो, ऐसा थोड़ी कि 2 साल बाद जाके साइन करेगा, भाई प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ना। सर जनरली क्या होता है 1 अप्रैल तक इन लोग साइन कर लेते हैं, नॉर्मली इन लोग के पास 75 डेज का टाइम पीरियड होता है, बट 1 अप्रैल तक साइन कर देते हैं। 1 अप्रैल को साइन हुआ, उसके 6 महीने बाद बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है। कैसे? हाँ, तुम फाइनेंस एक्ट 24 तुम्हारे में आ ही नहीं सकता, सॉरी 25 नहीं आ सकता, 24 तो आएगा ना सर। अभी जुलाई है, जुलाई से आप 75 डेज गिन लो सर, कितना हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? अगस्त सितंबर होगा सर, आपका अटेम्प्ट तो मई में है, और आप लोग में 31 अक्टूबर तक जितने भी चेंजेस है सब आएंगे। आप बोलोगे सर अभी हमको आप अमेंडमेंट नहीं बताओगे? अबे मैं कैसे बताऊं, पहले निर्मला सीतारमन को तो बोलने दो, वो बोलेगी तब तो मैं अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, वही नहीं बोली है तो मैं कैसे पढ़ाऊं? उसको बोलने दो, अपन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, पर वो ही नहीं बोली अभी तक। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। इसके बाद देखो सर, कहानी और बढ़ती है, देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में होता है सर। जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है 4 पार्ट में बातें होती है सर। पार्ट 1 में हम रेट्स ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरे में सर कितना टैक्स डिडक्ट होगा, टीडीएस वाली बातें होती है सर। तीसरे पार्ट में सर चेंज
अगर कुछ रेट्स वगैरह में चेंज वगैरह कर रहे हो या कुछ बता रहे हो, रेट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं तो। चौथा सर आपकी नेट इनकम निकाली जाती है, एग्रीकल्चर इनकम, और आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो ये 4 पार्टों में बातें होती है सर, हम सीखेंगे ये 4 पार्ट, ये पूरे पार्ट हम सीखेंगे सर। चलो कुछ इंटरेस्टिंग करें क्या, थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग करें। रखे कॉपी वॉपी रखे हो, कॉपी कैल्सी लगेगा सर, क्योंकि कुछ करना है तो इंटरेस्टिंग करना है तो कैल्सी लगेगा सर, बिना कैल्सी मुश्किल है। मान लो वर्धमान सर की एज 60 से कम है, हाँ वो सब सिखाऊंगा ना, वो सब सिखाऊंगा, वादा है मेरा। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सब सिखाऊंगा। अभी कुछ मजेदार करते हैं ना, थोड़ा सा मजा आएगा। चलो आओ, मान लो वर्धमान सर की एज 60 ईयर्स से कम है, ठीक है, और है भी, ठीक। मैं 32 ईयर्स का हूं, मेरी एज कम है, तो मान लो मेरी एज 60 ईयर से कम है। तो सरकार बोलती है अगर वर्धमान सर की इनकम 0 से 2.5 लाख है तो जो टैक्स है वो निल है। मैं सरकार को बोला वाह, मतलब मैं 2.5 लाख रुपए तक कमाऊंगा, आप मुझसे कोई टैक्स नहीं लोगे। सरकार बोली वेरी गुड, यू आर स्मार्ट। अगला, सरकार बोली तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है बट 5 लाख तक है, तो हम टैक्स तुमसे 5% ले लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक है, तो हम तुमसे टैक्स 20% ले लेंगे। और अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो हम तुमसे टैक्स 30% ले लेंगे। आई बात समझ? इसको लिखो फटाफट, फिर कुछ सीखेंगे, फिर मजा आएगा सर। इसको लिखे, पक्का? चलो अब आप लोग एक काम करो, एक बार मेरे बिना ट्राई करो, नहीं तो मैं लिख के सिखा दूंगा। मान लो वर्धमान सर की इनकम 4,50,000 है, तो वर्धमान सर के ऊपर कितना टैक्स आएगा? ऐसे ही निकाल रहे हो ना सर, 4,50,000 माइनस पहले 2,50,000, इस पे कोई टैक्स नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, नील लिख लेते हैं। बचा कितना, 2 लाख। नेक्स्ट 2,50,000 में कितना टैक्स है, 5%। अच्छा नेक्स्ट 2,50,000 कैसे हुआ, ये समझ आया कि नहीं सर? इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 2,50,000, इन दोनों के बीच का गैप 5 लाख, और ये तो 10 लाख से ऊपर चल जाता है। तो सर मेरा कितना आ जाएगा, 2 लाख, उसका 5% कितना हुआ। क्लियर सबको, ये समझ आया सबको, क्लियर हुआ, पक्का? पक्का ना? चलो निकालो फिर, वर्धमान सर की इनकम 8 लाख रुपीस है, 8 लाख। ये आपको स्लैब चाहिए, स्लैब। मान लो वर्धमान सर की इनकम 8 लाख रुपए, आराम से लिख के कर लो, कोई हड़बड़ी थोड़ी, क्या मैं कहीं भक्त थोड़ी कराऊं, लिख के कर लो, पर सीखना है। 30,000, ठीक है। चलो हम एमसीक्यू खेल लेते भाई। एक आंसर बोले 72,500, एक बोले सर सॉरी 72,000 बोला उसने शायद, दूसरे ने बोला 30,000। और कोई आंसर सर? लो भाई, एक 72,500, चौथा नन ऑफ दिस है, एक 35,000। लो भाई नन ऑफ दिस भी नहीं है, 35,000। और कोई आंसर नालायकों? अच्छा 72,500 बोला था, तो चलो फिर इसको लिख लेते हैं, नन ऑफ दिस। निकालो भाई, दो लोगों का 72,500, एक का 35, एक का 30, 72,500 पक्का। चलो सीखते हैं सर। 8 लाख रुपीस की आपकी इनकम थी, उसमें आप पहले तो सर 2,50,000 हटा दो, क्योंकि इसमें टैक्स ही नहीं है सर। बचा 5,50,000, इसमें माइनस कर लो सर 2,50,000, क्योंकि नेक्स्ट 2,50,000 में कितना है, 5%। ये कितना आ जाएगा, 12,500। सर बचा कितना, नेक्स्ट कितना है, 5 लाख। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% है, तो सर ये तो कितना है, सिर्फ 3 लाख। तो 3 लाख का 20% कितना होगा, समझ आया? किसी को नहीं आया तो पूछो, यहां तक क्लियर हुआ तो बताओ।
नहीं नहीं नहीं, क्यों? पहले 2.5 लाख पे तो नहीं ले, मैं क्यों पूरे 5 लाख पे टैक्स दूं? हाँ, तो बीच का गैप कितने का है? 2,50,000 का ना, बीच का गैप सिर्फ 2,50,000 का है, तो उतने में लगेगा 5%। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पता है? आप चाहो तो, कोई किसी को अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो वो ऐसे भी लिख सकता है। देखो मैं आपको लिख के देता हूं। फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, फिर नेक्स्ट 30%। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस, लिखने का तरीका है सिर्फ, आपको जैसे जमे। हो गया तो बताओ, फिर अगली इनकम बताता हूं मैं अपनी। एक सेकंड, ये ले, आप जैसे चाहो, दोनों का मतलब सेम है सर। लिखे? चलो बताओ, मेरी इनकम 10 लाख रुपए, 10 लैक्स, कितना टैक्स है बताओ मेरे को। अपन क्या किए सर, अपन ने इनकम लिया 10 लाख। इसके बाद मजा आएगा और इसके बाद मैं आपके मजे लूंगा, वो मैडम को बोलना अलाउड नहीं रहेगा, बाकी सबके मजे होंगे। ठीक है मैडम, आप नहीं बोलेंगे प्लीज। ठीक, पहले सर 10 लाख में से 2,50,000 पे नील है, ये तो हमने सीखा सर। बचा कितना? नेक्स्ट 2,50,000 में कितना है हमारा? 5%, तो ये कितना हो जाएगा? बचा कितना? फिर अगला 5 लाख पे कितना है? समझ आया? पक्का? पक्का ना? निकालो फिर, वर्धमान सर की इनकम 14 लाख है। अभी तो 5 करोड़ तक जाना है, ये तो 14 लाख है। $2,32,500 आ रहा है। कैसे किए हो? पहले वही 14 लाख में पहले 2.5 लाख नील, वैसे ही किए ना। देखो मैं आपको एक चीज सिखा लेता हूं, पहले देख लो, क्योंकि इसके बाद इनकम का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो ये कितना हो गया सर? अबे 11,50,000। फिर इसमें माइनस किए 2,50,000, तो कितना हो गया? इसका 5%, 12,500, ये हो गया 9 लाख। 9 लाख का 5 लाख हटा दो तो कितना बचा? ये 1 लाख। बचा कितना? 4 लाख का 30%, कितना? तो ये कितना हो जाएगा? क्लियर सबको? बताओ, मेरी इनकम 20 लाख, टैक्स इतना टाइम? 4,12,500 पक्का? ना ना ना, कुछ लोग निकाल रहे हैं, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। मेरी इनकम 20 लाख है, निकालो सर। आया सबका? पक्का? कितना आ रहा है सर टैक्स? बताओ, मेरी इनकम 30 लाख। 30 लाख का 7,12,500, मेरी इनकम 50 लाख। सॉरी सॉरी, आप, मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी सॉरी, निकालो, कोई गड़बड़ी नहीं है मुझे। इसकी ट्रिक है, 10 लाख तक तो फिक्स है यार, 1,12,500, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम बढ़ जाए कितना लगेगा? 30%। तो देखो 10 लाख तक तो फिक्स है, 1,12,500, ऊपर जितना बढ़ा उसका क्या कर लिया? 30%। तो मान लो अगर मेरा, मैंने बोला 50 लाख, तो 40 लाख का 30% कितना हुआ? 12 लाख सर, प्लस 1,12,500 आ गया टैक्स 50 लाख पे। क्या बोले, ये समझ आया शॉर्टकट? किसी को नहीं आया तो पूछ लो, ये शॉर्टकट नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि ये शॉर्टकट है। समझ आई बात? थोड़ा दिमाग खुला?
तो वो तो सीखना पड़ेगा ना, थ्योरी तो सीखना पड़ेगा सर, बिना थ्योरी के कैसे करेंगे? अभी तो बहुत सारी थ्योरी चीजें सीखना है, समझना है, बट ये समझ आया है सबको? ये बेसिक टैक्स कैलकुलेशन हमने सीखा सर, बेसिक, ये एकदम बेसिक लेवल पे, ये कोई एकदम हाईफाई टैक्स कैलकुलेशन नहीं सीखे अपन, ठीक है? चलो आओ सर, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते सर। इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन है सर, सेक्शन 4। आज सिखाता हूं, मरते दम तक ये बात बैठा लो ब्लड में। जब भी कभी मैं किसी चीज को चार्जिंग सेक्शन बोलता हूं, मतलब वो उस चीज का मेन सेक्शन होता है। अगर मेरे को किसी को इनकम टैक्स में घसीटना है, तो वो चार्जिंग सेक्शन में फॉल करना चाहिए, मतलब वो आदमी चार्जिंग सेक्शन में कवर होना चाहिए। अगर वो चार्जिंग सेक्शन में कवर नहीं है, तो मैं उससे कभी टैक्स नहीं ले पाऊंगा। आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है, समझो। चार्जिंग सेक्शन वर्ड का मतलब ये होता है सर, जो चार्ज करता है टैक्स, आपको चार्ज करने में हेल्प करता है। वो बोलता है अगर कोई आदमी चार्जिंग सेक्शन में फॉल नहीं करेगा, तो आप उससे टैक्स नहीं ले सकते। मैं बोला और आसान भाषा में, उसने बोला अगर कोई आदमी ये 8 पॉइंट पे कवर नहीं हुआ, तुम उससे टैक्स ले ही नहीं सकते, तुम उससे इनकम टैक्स नहीं लोगे। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? सिंपल है। कभी भी चार्जिंग सेक्शन वर्ड का मतलब होता है सर मेन सेक्शन है, अगर उसमें नहीं आते तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप आराम से समझ जाओगे। सर हम फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हैं। हमने बोला था सर अगर कोई पर्सन गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं सेल परचेज, अगर वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, तो उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होता। याद है? इमोरल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आती है, तो उस पर सेल ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं होता। वैसे ही इनकम टैक्स है, अगर आप इनकम टैक्स में इन पॉइंट्स पे कवर नहीं होगे, तो आप पे इनकम टैक्स कभी अप्लाई नहीं होगा, कभी अप्लाई नहीं होगा। सर एक आध एग्जांपल बताओ ना जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। जानवर, जानवर से कैसे इनकम टैक्स लोगे? लेके दिखाओ, जाओ शेर को बोलना इनकम टैक्स दे। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता सर। तो एक स्टूडेंट लास्ट टाइम मेरे को ये बोला सर आप गलत बोल रहे हैं, जानवर भी पैसे कमा सकते हैं। मैं बोला नहीं, जानवर से पैसे कमा सकते हैं, जानवर भी कैसे कमा सकते हैं? अबे जानवर कैसे कमाएगा? आपको शेर बोला ए ले मेरा एक दांत रख ले 1000 रुपए, कभी कोई शेर बोला आपको? सर जानवर कैसे पैसा कमाएगा? जानवर से पैसा कमा सकते हैं। आप किसी गधे को गधे के ऊपर बैठा दो, समझे? किसी गधे को गधे के ऊपर बैठा दो और गधे के ऊपर बैठा के गोल गोल घुमा दो, उसका आप 100 रुपए ले लो। घोड़े के ऊपर बैठा के 100 रुपए ले लो, ऊंट के ऊपर बैठा के, हाथी के ऊपर बैठा के, आप पैसे जानवरों के थ्रू कमा सकते हो, पर जानवर पैसे नहीं कमाता है। सरकार जानवर से टैक्स कैसे लेगी? समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? वो कार्टून में होता है कि जानवर पैसे कमाते हैं, रियल लाइफ में पैसे नहीं कमा सकते जानवर। जानवर से हम, जानवर का यूज करके हम पैसे कमा सकते हैं। देखो, इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इस वर्ड को समझो पहले, एकदम समझो और इसको ब्लड में बैठाना। सर दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। सर प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल मैं पैसे कमाता हूं, असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल मैं टैक्स पे करता हूं। आराम से, प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल मैं पैसे कमाता हूं, असेसमेंट ईयर वो साल है सर जिस साल मैं टैक्स पे करता हूं। अब बात ध्यान से सुनना। आप बोलोगे सर क्यों प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में नहीं दे सकते? मैं बोला भाई सुन, एक एग्जांपल ले लेते। मान लो मेरा प्रीवियस ईयर है 23-24, तो सर 31 मार्च की रात को 8 बजे तक तो मैं धंधा कर रहा हूं, तो आप मेरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 4 घंटे में मैं अपनी बुक्स बना लूंगा, रिटर्न भी डाल लूंगा, सब कर लूंगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो मैं तो छोटा आदमी हूं, रतन टाटा जी की बात करो, वो कैसे करेंगे? सरकार बोली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं बोला यही तो बोल रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। सरकार बोली ओके, तू एक काम कर, 31 की मार्च तक तू अपना, अरे यार, तू अपना 31 मार्च तक तू अपना बिजनेस कर, हम तेरे को परेशान करने नहीं आएंगे। तू 31 जुलाई, वर्तमान से 31 जुलाई 2024 को तू अपनी रिटर्न फाइल कर देना। मैं बोला ये हुई ना बात, आपने मुझे समय दिया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का समय दिया। सरकार बोली 4 महीने में अपनी इनकम निकाल,
जो तेरा टैक्स बनता है वो निकाल और रिटर्न फाइल कर दे। समझ आई बात? तो कभी भी कोई पूछे प्रीवियस ईयर क्या है, बोला सर जिस साल हम पैसे कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है सर? जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। एक स्टूडेंट बोला सर तो क्या असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद ही आएगा? मैं बोला ऑब्वियस सी बात है, पहले कैसे आ सकता है? टैक्स तो बाद में ही दोगे ना सर, पहले इनकम कमाओगे फिर टैक्स दोगे। अबे इनकम नहीं होगी तो टैक्स कैसे दोगे? समझ आई बात? ये दो वर्ड क्लियर हुए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। याद रखना, प्रीवियस ईयर क्या है? जिस साल हम पैसे कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है? जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। आप लोग एग्जाम देने वाले हो, आप लोग एग्जाम दोगे मई 25, मई 25 में एग्जाम दोगे। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है। सर क्यों? सर 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर अच्छा एक बात बताओ सर, जो अभी सीए इंटर का एग्जाम जनवरी 25 में देने की सोच रहे होंगे उनके लिए भी यही प्रीवियस ईयर होगा? मैं बोला नहीं भाई, कैसे हो सकता है, मेरे को ये बता, अभी तो मार्च ही नहीं आया, कैसे उनका प्रीवियस ईयर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? उनके लिए प्रीवियस ईयर 23-24। समझ आई मेरी बात? तो जो सितंबर दे रहा है उसके लिए भाई, अभी तो आज तो रिजल्ट मई का है ना, सितंबर वालों का क्या करोगे? क्या लगता है यही सेम प्रीवियस ईयर है? क्या यही सेम प्रीवियस ईयर होगा सितंबर वालों के लिए भी? हाँ सर यही तो होगा। समझ आया? अभी जुलाई है, किसी सीए के पास मत जाना, अभी किसी के पास टाइम नहीं है, सब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मर मर के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अभी मत जाना किसी सीए के पास। आप नहीं तो क्लास के बाद अमित सर से पूछ लेना, सर आप शाम को क्या करते हैं? बोलेंगे तेरे को जरूरी कुछ काम है तो बता, नहीं तो मेरे को रिटर्न डालना है। सब अभी बिजी है रिटर्न डालने में, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 खत्म हो चुका है। अब आपको उसका टैक्स पे करना है, तो कब पे करोगे? असेसमेंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। समझ आया? ये क्लियर हुआ सबको, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर? ये बैठा सबके दिमाग में? तो पहला पॉइंट इन्होंने यही बोला सर, इनकम टैक्स कब लगता है सर? असेसमेंट ईयर में। इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन, और इन्होंने पर्सन सेक्शन 231 में डिवाइड किया। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 231 पर्सन को डिफाइन करता है। अब एक स्टूडेंट बोला सर पर्सन मतलब क्या होता है? सर क्या हमें पर्सन मतलब पढ़ना पड़ेगा? नो। सर क्यों? सरकार किसी को नहीं छोड़ती, ये तो खुश नसीब है कि जानवर इसमें नहीं आते, नहीं तो उनसे भी टैक्स ले लेती सरकार। किसी को नहीं छोड़ी सरकार, कोई नहीं। आपको क्या लगता है मंदिर को छोड़ दी होगी? नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे दुनिया का कोई हो, किसी को नहीं छोड़ी सरकार। मैं बोला अच्छा वो बाल आश्रम वृद्धाश्रम, सरकार बोली पागल है, उसको भी नहीं छोड़े हम, पर्सन में वो भी आते हैं। किसी को नहीं छोड़ी, किसी को भी नहीं छोड़ी सरकार, किसी को नहीं छोड़ी, किसी को नहीं। हर एक आदमी पर्सन में कवर है, हर एक आदमी। चाहे आप इंडिविजुअल ले लो, नेचुरल पर्सन, ऑब्वियस सी बात है। रोबोट से टैक्स कैसे लोगे? मेरे को ये बताओ, रोबोट से कैसे टैक्स लोगे? रोबोट से आप प्रैक्टिकली टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि रोबोट भी तो किसी ने बनाया होगा ना, तो जो बनाया है उससे ले लेगी सरकार। बच्चों से तक टैक्स लेती है। कौन है ये बच्चे? वेरी गुड। ऐसे बच्चे जो डांस इंडिया डांस जूनियर में वो जो 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं ना, वो केबीसी वगैरह, डांस इंडिया डांस जूनियर वगैरह, इनसे भी टैक्स लेगी। बच्चे तक को नहीं छोड़ी सरकार टैक्स पे, किसी को नहीं छोड़ती सरकार। ये तो गनीमत, जन्मता बच्चा पैसा नहीं कमाता, नहीं तो उससे भी ले लेगी सरकार टैक्स। तू पैदा हुआ ला टैक्स दे, गनीमत नहीं लेती है। अरे समझ, इवन पागल आदमी से टैक्स ले लेगी। हम बोलोगे सर पागल आदमी को इनकम कैसे हो सकती है? मान लो कोई पागल था, भीख मांग के पैसा जमा किया, लॉटरी की टिकट खरीदा, लॉटरी लग गई उसकी,
और पागल हो गया, पहले ही पागल था और पागल हो गया। सरकार बोली टैक्स दे, फिर पूरा पागल हो जाना बचा हुआ, पर पहले टैक्स दे। आप समझो, अपन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स पढ़ते थे, याद है हम क्या बोलते थे? सर बच्चे पागल और ऐसे कोई जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टैक्स तो लेगी सरकार, सरकार बोली कॉन्ट्रैक्ट मत करो, मेरा क्या है, पर टैक्स तो हम लेंगे, टैक्स तो लेंगे। ये देखो सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली से भी टैक्स लेंगे। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। ये कौन है पता है? कौन है ये? लोकल अथॉरिटी, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, हमें उनसे भी टैक्स ले रही है, जबकि म्युनिसिपल अथॉरिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को तो छोड़ दो, सरकार बोली घंटा, क्यों छोड़ेंगे? स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स लेती है। अबे वो छोड़ो, भिलाई स्टील प्लांट भी टैक्स देता है, इनकम टैक्स, जबकि ये भिलाई स्टील प्लांट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, वो भी टैक्स देता है। सरकार किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आ सकता था, सर एक बार बताओ, फिर क्या बीएसएनएल से भी टैक्स लेते हैं? क्योंकि बीएसएनएल तो सेंट्रल के अंदर है। हाँ, वो भी टैक्स देता है। फिर आप बोलोगे वाह क्या मतलब सर, बीएसएनएल टैक्स देता किसको है? गवर्नमेंट को। है किसका? गवर्नमेंट का। तो सर पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। वो फर्क नहीं पड़ता, सरकार टैक्स तो सबसे लेगी, सबसे लेती है। सरकार बोलती है सुनो, हमसे ए से एफ तक पॉइंट बोले, उसमें अगर कोई छूट गया होगा तो वो जी में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी, कोई ऊपर छूट गया होगा तो वी आर सॉरी, हम इसमें कवर कर देंगे जी में। किसी को नहीं छोड़ती भाई, कोई कोई। हाँ नहीं, कोई छूटा ही नहीं है, आज तक नहीं छूटा, कोई छूटा ही नहीं है। आप मेरे को बता दो कौन बचा हुआ है? कोई नहीं बचा है, कोई नहीं। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था सर क्लब, अबे क्लब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, गए वो वहां पर, कोई नहीं बचा, कोई नहीं। मंदिर मस्जिद कुछ नहीं छोड़े इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा, सबको घसीटे टैक्स में, सबसे टैक्स लेते, सब देते टैक्स। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? एक आदमी बोला सुनो, मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूं पर मेरे को बिजनेस में लॉस होता है। सरकार बोली ओके, क्यों बता रहा है? बोले मैं टैक्स नहीं दूंगा। सरकार बोली आज मत दे जब लॉस है, जिस दिन प्रॉफिट हुआ हम तेरे से टैक्स लेने आएंगे। तो एक आदमी बोला मैं तो बिजनेस ही प्रॉफिट पर्पज से नहीं कर रहा हूं। सरकार बोली बकवास मत कर, तेरा पर्पस प्रॉफिट होना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर इनकम कमाया तो हम टैक्स लेने आएंगे, मतलब आएंगे। तो एक आदमी मेरे से, एक स्टूडेंट मेरे से अच्छी चीज पूछा, इवन मेरे पापा भी मेरे से एक चीज पूछे, बेटा एक बात बता, अगर अपन कोई गुड्स बेचते हैं तो तू बोलता है गुड्स बेचने में जीएसटी लगेगा। मैं बोला हाँ पापा। बोले गुड्स बेचा, कल के दिन मान लो एक एग्जांपल है, 100 रुपए का गुड्स से बेचा, उसमें मेरी कॉस्टिंग 40 रुपए थी, 40 रुपए माइनस किया, बचा कितना? 60। तू बोलता है बेटा 60 रुपए में भी गवर्नमेंट 30% टैक्स ले जाएगी, एक एग्जाम्पल है ना, 30% टैक्स ले जाएगी, तो बेटा बचा तो हाथ में 42। मैं बोला हाँ हाँ। यही चल रहा है देश में, यही चल रहा है देश में, इसलिए लोग टैक्स से परेशान हैं। लोग बोलते हैं जीएसटी भी दो, इनकम टैक्स भी दो, कितने टैक्स देंगे? हमारे हाथ में क्या बचता है? हमारे हाथ में क्या बचता है? समझ आई बात? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है दिमाग में? देखो लोकल अथॉरिटी मतलब इन्होंने बताया सर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटैमिनेटेड बोर्ड, ये उनका होता है सर। किनका होता है पता है? आर्मी वालों का होता है। जहां पर म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटीज नहीं होते हैं वहां पर कंटैमिनेटेड बोर्ड होता है। सर एक आध एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, दंतेवाड़ा गीदम का नाम सुने हो? दंतेवाड़ा, गिंदम, जगदलपुर, सुकमा और आगे जहां नेक्सलाइड एरिया है, जहां नेक्सलाइड एरिया है वहां पर सर कोई भी म्युनिसिपैलिटी नहीं है, कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है, तो उस एरिया को कंटैमिनेटेड बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वहां पर आर्मी के बेसिस में डिसाइड किया जाता है कि एरिया कितना बड़ा क्या है, कंटैमिनेटेड बोर्ड। ठीक है, इसके अलावा कोई और अथॉरिटी होगी तो गवर्नमेंट बोली हम बता देंगे। यहां तक समझ आया? क्लियर हुआ? इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, चलो बाय बाय।